इनको स्पर्मेटोहाइड्रा भी बोलते हैं। ठीक है, इनके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपके आवर्त बीजीय पादप, दूसरा पार्ट है अनावर्त बीजीय पादप। दोनों में डिफरेंस हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इनको हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं और इनको हम जिम्नोस्पर्म भी बोलते हैं। क्लियर? आवर्त बीजीय में वर्ड क्लियर हो रहा है। आवर्त बीजीय यानी कि ढके हुए बीज, ढके हुए बीज यानी कि इनमें बीज बनेंगे लेकिन वो क्या होंगे? ढके हुए हैं, कवर्ड होंगे। अनावृत यानी कि नग्न अवस्था यानी कि बिना ढकी हुई, और बीज यानी कि बीज अवस्था तो होगी ही। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? बीज का पाया जाना, है ना। इनमें बीज प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण इन दोनों को हम बीज युक्त पादप कहने दे रखते हैं। बस डिफरेंस क्या है? आवृत और अनावृत। आवृत मतलब ढके हुए, अनावृत मतलब नग्न। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, हम लोग अभी एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजीय पादप। अब हम बात कर रहे हैं कि आवर्त बीजीय पादपों में जनन क्या होता है। जनन की परिभाषा हम लोगों को पता है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई भी एक जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जनन क्या हो जाएगा? अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। क्लियर? ये जीवों में देखी जाती है, पादपों में भी देखी जाती है। हम लोग आवर्त बीजीय पादप की बात करते हैं। तो अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है? जनन कहलाती है। अब इन पादपों में जनन जो होता है वो दो प्रकार से देखा जाता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? लैंगिक जनन और दूसरा क्या आ जाएगा? अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन में क्या होगा? इस जनन के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं देखी जाती हैं? देखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में केवल एक ही चीज का अंतर होता है। वो चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहली चीज आ जाएगी आपके अलग अलग जीवों का उपस्थित है। ठीक है, दूसरी घटना क्या होगी? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण। क्लियर? तीसरी घटना क्या होगी? युग्मकों का संलयन। ये तीन चीजें होती हैं तब जाकर वो लैंगिक जनन कहलाता है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है? ये बिना युग्मकों के संलयन के प्रोसेस संपन्न होती है, जिसमें हम प्रवर्धन प्रोसेस को भी रखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अनिश्चित बीजता को भी रखते हैं। इन चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हमारा मेन टॉपिक क्या है? लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी? वह जनन जिसके अंतर्गत दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में संपर्क में आते हैं तथा उनमें युग्मकों का आदान प्रदान होता है, फलस्वरूप नई संतति का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। क्लियर? वह जनन जिसके अंतर्गत दो विपरीत लिंग वाले जीव संपर्क में आते हैं, युग्मकों का आदान प्रदान होता है, फलस्वरूप नई संतति का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमने क्या बात की? बीजयुक्त पादप कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। आवर्त बीजीय पादप, अनावर्त बीजीय पादप। आवर्त बीजीय पादपों में क्या होगा? आवर्त मतलब ढके हुए, बीजीय यानी कि बीज, तो ढके हुए बीज होंगे इनके अंदर, वो आवर्त बीजीय कहलाएंगे। और ये जो कवर है, ढके हुए जो है किसी आवरण द्वारा कवर होंगे, ये आवरण क्या होता है? फल का आवरण होता है। ठीक है, तो जनरली हम लोग जो बीज या फल देखते हैं इनमें क्या होता है? जैसे आम देख लीजिए,
आम के अंदर एक बीज पाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, एक आवरण होता है। ठीक है, ये किस श्रेणी में रखे जाएंगे, आवृतबीजी के अंदर रखे जाएंगे। इस प्रकार से आप डिफरेंस कर सकते हैं कि आवृतबीजी कौन सा, अनावृतबीजी कौन से। ये बहुत रेयर केस में मिलते हैं आपको, तो अधिकतर प्राण जो होते हैं, अधिकतर जो फल होते हैं वो आवृतबीजी के अंदर ही रखे जाते हैं। तो हमने क्या चीज क्लियर कर ली, आवृतबीजी क्या है, अनावृतबीजी क्या है, दोनों चीज क्लियर होगी। जनन किसे कहते हैं, जनन की डेफिनेशन क्लियर होगी, जनन के पार्ट कितने हैं वो क्लियर हो गया। लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज हमने क्लियर कर ली। अब हम बात करते हैं आवृतबीजीय जो पादप हैं, इनके बारे में थोड़ा सा क्लियर हो जा कर लेते हैं इसको। आवृतबीजीय पादप जो होते हैं, इनमें एक पीढ़ी एकांतरण देखा जाता है। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण का मतलब ये होगा कि कोई भी जीव, चाहे वो जंतु हो सकता है या पादप हो सकते हैं, सजीव की हम बात कर रहे हैं, तो इन जीवों में एक पीढ़ी और इनकी दूसरी पीढ़ी के मध्य स्पष्टता है या नहीं है। ठीक है, तो उस आधार पर पीढ़ी एकांतरण क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि अगर मेंढक को हम लोग देखें तो मेंढक में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है उसकी लार्वा अवस्था, यानी कि वो अंडे से जो वयस्क में कन्वर्ट होगा तो उससे पहले एक अवस्था उसके अंदर पाई जाती है, उस अवस्था को हम बोलते हैं लार्वा अवस्था। टेडपोल लार्वा होता है इसका। तो लार्वा अवस्था पाई जाएगी, फिर लार्वा से क्या बनेंगे, वयस्क बनेंगे। बात समझ में आ रही है। अंडे से क्या बनते हैं, लार्वा बनते हैं, लार्वा से क्या बनते हैं, वयस्क बनते हैं। तो अंडे से जब ये लार्वा बनेंगे तो लार्वा फेज जो होता है वो कुछ समय तक उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसके कुछ समय बाद ये वयस्क में कन्वर्ट होगा। तो ये तीन अवस्थाएं इसके अंदर पाई जाती हैं, यानी कि लार्वा अवस्था और वयस्क अवस्था। ठीक है, तो इसको हम स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण कहेंगे, यानी कि क्लियर रूप से पीढ़ी एकांतरण नजर आता है। दूसरे फेज क्या हो सकता है, अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, यानी कि एक अवस्था और दूसरी अवस्था के मध्य इतनी स्पष्टता नहीं होती है, वो चीज कहलाती है अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आवृतबीजीय पादपों के बारे में। तो आवृतबीजीय पादपों में जो पीढ़ी एकांतरण होता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, वो कौन सा होता है, अस्पष्ट होता है। क्लियर। अब अस्पष्ट कैसे होगा, इनमें दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक है, और दूसरी अवस्था कौन सी होती है, युग्मोद्भिद अवस्था। बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो 2n होती है। ठीक है, और युग्मोद्भिद अवस्था जो होती है वो क्या होती है, n होती है। अब आवृतबीजीय पादपों के अंदर मुख्य जो पीढ़ी अवस्था होती है वो होती है बीजाणुद्भिद। ठीक है, और युग्मोद्भिद अवस्था पाई तो जाती है लेकिन कुछ समय के लिए होती है, अस्पष्ट रूप से पाई जाती है, अल्पकालिक होती है। अब आवृतबीजीय पादप जो होते हैं मुख्य रूप से जड़, तना और पर्ण, इनमें क्लियर रूप से विभाजित होते हैं। और ये क्लियर अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, बीजाणुद्भिद अवस्था होती है। अच्छा, इस चीज को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं कि जब बीज का निर्माण होता है तो बीज का निर्माण किस चीज से हो रहा है, युग्मकों के सलियन से हो रहा है। अब युग्मक कौन से हैं, नर और मादा युग्मक। क्लियर, नर युग्मक अगुणित होता है, जनरली हम 11 के अंदर ये बेसिक जानकारियां सारी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती इनमें। इनमें नर युग्मक होगा, मादा युग्मक होगा, दोनों अगुणित होते हैं और दोनों के मिलने से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनता है, जो कि 2n होता है। अब जो भ्रूण होता है, बीज के अंदर भ्रूण पाया जा रहा है, ये भ्रूण क्या है, 2n। ठीक है, जब इसको हम मिट्टी में लगाते हैं तो ये अंकुरित होने के बाद एक प्ररोह तैयार करता है, पौधा बाहर निकलता है। तो पूरा भ्रूण किस प्रकार का है, 2n है, तो उससे बनने वाला पौधा भी क्या होगा, 2n होगा। और 2n ही कौन सा कहलाता है, बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाता है। क्लियर। अब ये बीजाणुद्भिद अवस्था जो कंप्लीट हो जाती है, जो ग्रोथ कर लेती है, जब इनमें फ्लावर का निर्माण होगा, एटलीस्ट तो फ्लावर का निर्माण होने के बाद जिस समय इनमें अर्धसूत्री विभाजन के दौरान नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक, नर युग्मक परागकण और मादा युग्मक
अंड कोशिका। जब ये बनते हैं तो उस अवस्था को हम क्या नाम देते हैं? युग्मोद्भिद अवस्था नाम देते हैं, जो किस अवस्था में होती है? अगुणित अवस्था में होती है। ठीक है, इसको हम वापस से क्लियर करते हैं। आवर्त कीजिए, पादपों के अंदर स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण देखा जाएगा। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण और स्पष्ट में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण में क्या होगा कि इनमें दो पीढ़ियां तो होती हैं, लेकिन एक पीढ़ी मुख्य पीढ़ी होती है और दूसरी पीढ़ी मुख्य पीढ़ी पर आश्रित होती है कुछ समय के लिए। बीजाणुद्भिद अवस्था जो है इनकी वो मुख्य पीढ़ी है और युग्मोद्भिद अवस्था जो होती है वो अल्पकालिक थोड़े समय की पीढ़ी है। क्लियर? बीजाणुद्भिद अवस्था कहाँ से कहाँ तक चलती है? जब बीज को 2n जो बीज होता है ना, उस 2n बीज को जब मृदा में लगाया जाता है उस समय से लेकर के जब पौधा बड़ा हो जाता है उसमें फ्लावर का निर्माण हो जाएगा और फ्लावर का निर्माण होने के बाद उसके जो नर और मादा पार्ट होंगे यानी कि अंड कोशिका और हम परागण की बात करें, जब इनका निर्माण होता है तो कुछ समय के लिए ये पीढ़ी नजर आती है। क्लियर? परागकोश के अंदर नर युग्मक बन जाएंगे और अंडाशय के अंदर बीजांड के अंदर अंड कोशिका बन जाएगी, जो कि हमारी युग्मोद्भिद अवस्था होती है कुछ समय के लिए। उसके बाद उन्हें क्या होगा? फिर वापस से निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद ये दोनों नर और मादा युग्मक मिलते हैं, मिलने के बाद 2n अवस्था बन जाती है। तो वापस से कौन सी अवस्था को क्लियर करती है? बीजाणुद्भिद अवस्था। तो इनमें बीजाणुद्भिद अवस्था जो होगी वो लंबे समय तक चलेगी और युग्मोद्भिद अवस्था जो होगी वो कुछ समय के लिए ही पाई जाती है। जब नर व मादा युग्मक बनते हैं उस दौरान ही ये अवस्था आती है। उसके बाद पुनः इन दोनों का मिलन हो जाता है और क्या चीज बन जाती है? भ्रूण बन जाता है, जो कि 2n होता है। 2n बनते ही वापस से बीजाणुद्भिद अवस्था तैयार हो जाती है। अब इस पीढ़ी एकांतरण को हम एक चक्र के रूप में क्लियर कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। पीढ़ी एकांतरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हम बात करते हैं बीजाणुद्भिद। जैसे मान लीजिए कि सलियन हुआ, सलियन होने से बीज का निर्माण होगा। क्लियर? बीज के अंदर भ्रूण पाया जा रहा है। भ्रूण क्या है? अपने आप में 2n है। जब इसको मृदा में उगाते हैं तो एक पादप बनता है। पादप भी कौन सा होगा? 2n अवस्था वाला होगा, क्योंकि 2n भ्रूण से ही बना है। उसके बाद ये पादप थोड़ा बड़ा होगा, इसमें पुष्प निर्माण होगा। ठीक है? पुष्प निर्माण होने के बाद इनमें युग्मक बनते हैं, नर और मादा युग्मक, दो युग्मक बनेंगे। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, ये एन, क्योंकि अड़सूत्री विभाजन से बनते हम लोग क्लियर जानते हैं। तो यहाँ तक तो अवस्था 2n ही आ रही है, लेकिन जैसे ही युग्मक बने क्या होती है? एन अवस्था हो जाती है कुछ समय के लिए। फिर वापस इनमें क्या होगा? सलियन हो जाता है और वापस से क्या बन जाता है? बीजाणु बन जाता है, जो कि 2n होता है। यानी कि ये जो अवस्था है, ये वाली जो अवस्था है, ये इसको हम क्या नाम देते हैं? युग्मोद्भिद अवस्था, जो कि अल्पकालिक होती है। ठीक है? तो पहला तो एक पीढ़ी ये हो गई और बाकी की जितनी भी पीढ़ी आप लोग देख रहे हैं सारी सारी क्या होती है? बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है, 2n पीढ़ी होती है। तो पीढ़ी एकांतरण वाला टॉपिक क्लियर हो गया आपके। ठीक है? दो पीढ़ियां हैं, बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मोद्भिद पीढ़ी। बीजाणुद्भिद पीढ़ी में क्या होगा? 2n अवस्था चलती है और युग्मोद्भिद पीढ़ी में क्या होता है? n अवस्था चलती है। क्लियर? जब युग्मक बनेंगे तब युग्मोद्भिद पीढ़ी आएगी, लेकिन इनके पुनः सलियन से वापस से क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, वापस से बीजाणुद्भिद पीढ़ी क्लियर हो जाती है। तो ये चक्र आपको क्लियर हो गया होगा। बीज ग्रो करेगा, पादप बनाएगा, पादप में पुष्प का निर्माण होगा। यहाँ तक 2n स्थिति ही चल रही है, प्रत्येक सेल 2n ही होती है। लेकिन जैसे ही फ्लावर का निर्माण होगा वहाँ पर युग्मक बनेंगे, नर और मादा युग्मक, यानी कि परागकण और अंड कोशिका, ये एन अवस्था वाले होते हैं। फिर सलियन होगा, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है, 2n अवस्था आ जाती है। तो ये प्रोसेस क्लियर हो गई। दो पीढ़ी एकांतरण हम लोग क्लियर कर चुके हैं। जनन की डेफिनेशन हम लोग क्लियर कर चुके हैं, जनन के पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है? अब बात करते हैं फ्लावर की संरचना के बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में। डायग्राम क्लियर हो चुका है इससे पहले, उसमें क्या क्या संरचनाएं आई थी, उन संरचना को हम रिटर्न हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अब प्रारंभिक पुष्प के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये प्रारंभिक पुष्प क्या है? लैंगिक जनन का माध्यम है। ये जब तक पुष्प का निर्माण नहीं होगा, पादप के अंदर लैंगिक जनन इम्पॉसिबल है।
अब यहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती है, अपने 4 चक्र पढ़े हैं, उसके अंदर क्या क्या संरचनाएं पढ़ी हैं। एक तो है पुष्पवृंत, दूसरा है पुष्पासन, बाह्य दलकुंज, फिर आता है दलकुंज, उमंग, जाया। ठीक है, पुष्पवृंत और पुष्पासन ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ये 4 संरचनाएं आपको इंपॉर्टेंट होंगी। बाह्य दलकुंज और दलकुंज, उमंग और जाया। बाह्य दलकुंज और दलकुंज जो होती है ये दोनों सहायक चक्र होते हैं, और उमंग और जाया जो होते हैं ये मुख्य चक्र होते हैं। ठीक है, उनको जननीय चक्र भी बोलते हैं। सहायक चक्र में क्या होगा, बाह्य दलकुंज और दलकुंज। बाह्य दलकुंज क्या करेंगे, सुरक्षा का काम, इनका कार्य होता है सुरक्षा करना। और दलकुंज में क्या होता है, कीटों को आकर्षित करना। तो सहायक चक्र में बाह्य दलकुंज दलकुंज क्लियर हो जाते हैं। बाह्य दलकुंज सुरक्षा करने का काम करता है, दलकुंज जो होता है वो कीटों को आकर्षित करने का काम करेगा। मुख्य चक्र में क्या चीजें आती हैं, उमंग और जाया। उमंग जो होता है नर पार्ट है, नर है, और जाया क्या है, मादा पार्ट है। नर पार्ट में परागकण बनते हैं और मादा पार्ट में अंड कोशिका बनती है। क्लियर, तो ये 4 चक्र भी आपके क्लियर हो गए। सहायक चक्र, मुख्य चक्र। सहायक चक्र जो होते हैं वो बाह्य दलकुंज और दलकुंज होते हैं। बाह्य दलकुंज सुरक्षा करने का काम करेगा, दलकुंज कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। मुख्य चक्र में पुंगंग और जायांग आते हैं। पुंगंग नर पार्ट और जायांग मादा पार्ट। नर पार्ट परागकण बनाने का काम करेगा और मादा पार्ट में अंड कोशिका पाई जाती है। अब हमने उमंग और जायांग को वहाँ पर हिस्सों में डिवाइड किया था कि उमंग जिसके पार्ट होते हैं, उन चीजों को यहाँ पर देख लेते हैं। इनमें जो उमंग वाला हिस्सा है, इस उमंग वाले हिस्से को हम 2 पार्ट में क्लियर करते हैं। पहला होता है परागकोश और दूसरा होता है कोतंत्र। परागकोश में क्या होगा, ये कैप्सूलनुमा आवरण होते हैं जहां पर नर युग्मक परागकण पाए जाते हैं, जो कि एन होता है। क्लियर, कोतंतु क्या होता है, ये परागकोश को कहां पर जोड़ता है, पुष्पासन पर जोड़ता है। ये जोड़ने का काम करेगा, इसका कोई कार्य नहीं है, सिर्फ जोड़ने का कार्य करता है। किसको, तो आपने बाह्य दलकुंज देखी होगी, इसके अंदर ये संरचना अंदर देख लें। तो ये तो क्या है, कोतंतु वाला एरिया है, और ये है परागकोश वाला एरिया। यहाँ पर पाए जाएंगे परागकण, और ये वाला एरिया होगा पुष्पासन। तो ये बीच वाला जो कोतंतु वाला एरिया होता है, ये परागकोश को कहां से जोड़ता है, बाह्य दलकुंज से जोड़ता है। अब दूसरे हिस्से की बात करते हैं जायन के बारे में। जायन में 3 पार्ट हमने क्लियर किए थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इन तीनों को संयुक्त रूप से अंडक भी बोलते हैं। तो जायन मादा पार्ट है, इसमें 3 पार्ट क्लियर हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, अंडक भी बोला जाता है। डायग्राम हम लोगों ने क्लियर किया था। ये जो डायग्राम था, ये जायन का डायग्राम था। इसमें ऊपर वाला जो एरिया है वो है वर्तिकाग्र, मध्य वाला जो पार्ट है ये है वर्तिका, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है। क्लियर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसके अंदर बीजांड पाया जाता है, और बीजांड में बीज का निर्माण होता है, जिसमें अंड कोशिका पाई जाती है, भ्रूण बनता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपके। सहायक चक्र कौन से हैं, बाह्य दलकुंज, दलकुंज। बाह्य दल क्या काम कर रहा है, सुरक्षा का काम करता है। दलकुंज क्या काम करता है, इनके कलर्स पाए जाते हैं इनके अंदर जो कीटों को आकर्षित करते हैं।
इसके अलावा मुक्ति चक्र में 2 चीजें होती हैं, उमंग और जायन। उमंग नर पोर्शन, जायन मादा पोर्शन। उमंग के पार्ट क्लियर है यहाँ पे, परागकोश और भूतंतु, और यहाँ पर वर्तिका तो वर्तिका और अंडाशय पाया जा रहा है। अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं, ये एक स्थिति भी हो सकती है, इससे ज्यादा स्थिति भी हो सकती है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया आज के लैंगिक जनन का। चलो शुरुआत करेंगे लैंगिक जनन, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग